Hello everyone, this is me, Dr. Pradeep Meena. Today's topic is osteomalacia. Let's Osteomalacia means soft bone often develop because of vitamin D deficiency. तो कुल मिला के वजह जो भी है, जिस भी वजह से, चाहे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो या मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्बेशन कम हुआ है और उसकी वजह से सॉफ्ट बोन बनती है, यानी कि डिफॉर्म्ड बोन बनती है। अल्टीमेटली विटामिन की डी की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। सेम डिसीज आपने पहले पढ़ी होगी, रिकेट्स, बच्चों में, तो इसे अपन एडल्ट का रिकेट्स भी बोल सकते हैं इसको। दूसरी बात इसमें, जब बच्चों में बोन बनती है, ठीक है, तो ये जो एपिफाइजियल प्लेट जो आप देख रहे हो, ये डिफ्यूज नहीं होती है, यानी कि ग्रोथ कंप्लीट होती है। कंप्लीट मतलब कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि इसकी लेंथ में, डायमीटर में बोन्स बढ़ती रहती है। लेकिन सेकेंडरी ऑसिफिकेशन, जैसे एडल्ट एज में कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में ये प्लेट फ्यूज हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों में चेंजेस क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह है, जैसे कि यहाँ पे उनको कैल्शियम की जरूरत है, ये बोन एलोंगेटेड हो रही है, ठीक है, तो अब इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई, इसको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, डी डेफिशिएंसी की वजह से प्लेट पे प्रॉपर कैल्शियम नहीं है, तो ये इस तरीके से कर्व्ड शेप में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जिसे बाउड लेग भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सेम वे में अगर एडल्ट में होती है, वहां पे एपिफाइजियल प्लेट है वो फ्यूज हो चुकी होती है, तो यहाँ पे इस तरीके की आपको डिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। कंपेयर, हालांकि थोड़ी बहुत लेवल तक बैक साइड में आपको काइपोसिस लॉर्डोसिस जिस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन बच्चों में आपको बहुत ज़्यादा हद तक देखने को मिलेगी रिकेट डिसीज में। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टनिंग ऑफ बोन ही देखने को मिलेगी। तीसरी बात, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमोलेशिया में बेसिक डिफरेंस। एक्चुअली आपको पिछले उसमें सेशन में बताया कि ओस्टियोपोरोसिस में होता है बोन की ओवरऑल डेंसिटी कम होती है, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया में कंपैरेटिवली मिनरल्स में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉस्फेट है, कैल्शियम है, डी, विटामिन डी है, या जो भी और जो है, जो बेसिक एलिमेंट है बोन के, उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हु गेट्स ओस्टियोमलेशिया? मोस्टली एल्डर पीपल में देखने को मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिकेट्स, यानी कि जिनमें पहले से रिकेट्स या विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो हुआ है, उनमें देखने को मिल सकता है। ब्लैक रेस, एक बात का ध्यान रखें, जो ओस्टियोपोरोसिस है वो वाइट रेसेस में देखने को मिलता है, कॉकेशियन स्किन में, साउथ एशियन ओरिजिन। पैथोलॉजी आपको पहले भी बताया वही है, सेम वे में ओस्टियो ब्लास्ट सेल है जो फॉर्मेशन करती है और रीअब्जॉर्बेशन के लिए कैल्शियम के ओस्टियोक्लास्ट सेल जिम्मेदार होती है, और ये कंटिन्यूस 2 से 3 मंथ में ये प्रोसेस चलती रहती है। इसमें डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। ये एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल बोन और ओस्टियोमलेशिया वाली बोन में सॉफ्टनिंग बोन। यहाँ इस डिसीज में भी थोड़ा फ्रैक्चर जैसा देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे। कॉजेज, 2 एलिमेंट्री कॉजेज है जो बेसिक पैथोलॉजी जनरेट करते हैं। फर्स्ट, या तो इंटेस्टाइन में डाइटरी कैल्शियम की कमी है, या फिर डेफिशिएंसी है, या फिर जो कैल्शियम है वो उसके साथ में रेसिस्ट हो चुका, विटामिन डी के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा है फॉस्फेट डेफिशिएंसी। फॉस्फेट डेफिशिएंसी के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है डी की डेफिशिएंसी। एक बहुत बड़ा रीजन है सन एक्सपोजर नहीं होना, एक काफ़ी बड़ा रीजन है डी डेफिशिएंसी का। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी और भी कारण हो सकते हैं। ट्यूमर इंड्यूस्ड ओस्टियोमलेशिया,
ये एक्चुअली बेनाइन ग्रोथ है। इसमें क्या होता है कि फास्फेटेमिया देखने को मिलता है, यानी कि फास्फेट का सीक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। कैडमियम पॉइजनिंग, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये क्या है, अगर किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक कई सारे आयन को मेंटेन करने वाली चीज़ है, तो उसमें आपको एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। क्रॉनिक किडनी डिसीज है, इसमें भी सेम वे में देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स, डिफ्यूज जॉइंट एंड बोन पेन, स्पेशली इन पेल्विस रीजन, लेग्स और स्पाइन में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्पाइन से इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलती है, और ये नॉन रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना, नॉन रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन है ये। और दूसरा इसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा, दोनों साइड पेन देखने को मिलेगा। दूसरा मसल वीकनेस, ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिल सकती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग और बार्डलिंग गेट, जो इसमें बताया गया है, चलने फिरने में दिक्कत, खास तौर से बच्चों में देखने को मिलती है। ऑफन विद बार्डलिंग गेट आपने देखा होगा कि एक तरफ आदमी झुक के और थोड़ा पैरों को थोड़ा, अभी क्या है मैं इसमें वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो बार्डलिंग गेट देखने को मिलेगा इसमें। हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से चौवस्टेक साइन देखने को मिलेगा इसमें। चौवस्टेक साइन क्या है, आप जो ईयर पे सेम साइड में ईयर पे अगर प्रेस करोगे ट्रेगस को, तो सेम साइड में जिस साइड आप प्रेस कर रहे हो उसमें फ्लिकरिंग देखने को मिलेगी आपको। वो खासतौर से फेशियल नर्व के इंटैक्ट होने की वजह से होता है। टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं उसको। कंप्रेस्ड वर्टिब्री, डिमिनिश्ड स्टेचर, ठीक है, उसके हाइट कम देखने को मिलेगी। पेल्विक फ्लैटनिंग, बीक और सॉफ्ट बोन देखने को मिलेगी। इजी फ्रैक्चरिंग और बेंडिंग ऑफ बोन, खासतौर से इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो आपने सुना होगा वो देखने को मिलता है। इस तरीके का लेग की पोजीशन होती है, और सेम वे में क्रॉस चलता है जो बार्डलिंग में है पर्सन। लेफ्ट फाइंडिंग में देखें तो इसमें मिनरल्स के टेस्ट करवाने पड़ेंगे आपको। तो फाइंडिंग में सबसे ज़्यादा एबनॉर्मली विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और ख़ास तौर से उदयपुर के मैटर में देखा जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ के लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जैसा प्रैक्टिकली देखा गया, काफ़ी देखने को मिलती है यहाँ पे। लो सीरम एंड यूरिनरी कैल्शियम, दोनों में ही सीरम और यूरिनरी कैल्शियम देखने को मिलेगा। लो फास्फेट लेवल देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। देखो, रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी एक जो क्रॉनिक किडनी डिसीजेस के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि एबनॉर्मल मिनरल डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो उस केस में आपको फास्फेट लेवल लो नहीं देखने को मिलेगा। एलिवेटेड सीरम एल्कलाइन फास्फेट, ये आपको देखने को मिलेगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। पैराथायरॉयड हार्मोन की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये क्या, थोड़ा फीडबैक की वजह से, ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे। एक और एग्जामिनेशन कराते हैं इसमें, टेकेंटियम बोन स्कैन। ये स्कैन क्या है, एक तरीके का आइसोटोप है ये टेकेंटियम का। तो उसमें क्या है, अपन कंप्लीट बॉडी स्कैन कराते हैं उसको इंट्रावीनस इंसर्ट करके, तो उसमें ओस्टियोब्लास्ट सेल की आपको एक्टिविटी दिखाई देती है। और भी चीज़ों में कराते हैं इसको कई बार, जैसे आपको
बोन कैंसर के केसेस देखे होंगे, अगर आपने देखा हो, कई रिपोर्ट देखी हो पेशेंट की, तो वो कंप्लीट बॉडी का एक्सरे करवा के लाते हैं। तो बोन कैंसर के केस में, और बोन कैंसर चूंकि प्रोस्टेट से ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो प्रोस्टेट के केस में, प्रोस्टेट कैंसर के केस में भी आपको ये इस तरीके के एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर आप इसमें मिनरल्स का टेस्ट करवाओगे तो ओस्टियोपिनिया में आपको कैल्शियम फॉस्फेट, एल्केलाइन, ये क्या है, अनएफेक्टेड या नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलेंगे आपको। पैराथायरॉयड हार्मोन है, तो इसमें आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, सेम, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन, सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेट को, क्योंकि उसमें क्या है, सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ओस्टियोपोरोसिस के केस में थोड़ा, कुछ केसेस में एल्कलाइन फॉस्फेट आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जबकि ओस्टियोमलेसिया और रिकेट्स के केस में कैल्शियम फॉस्फेट डिक्रीज देखने को मिलेगा और एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और बोन डेंसिटी और सॉफ्ट बोन के अपन बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट ये एक्सरे देखें, इसमें देखो, ये आप एक छोटी सी माइनर ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे देखें, ये थोड़ा फ्रैक्चर जैसा लग रहा है देखने में। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, लूजर्स जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप सिर्फ लूजर्स जोन अगर देखते हैं, इस फ्रैक्चर को देखते हैं, तो इसी से अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ओस्टियोमलेसिया का केस है, क्योंकि उसमें जनरली अगर लूजर्स जोन देखने को मिलता है तो बायलैटरल सिमेट्री उसमें देखने को मिलेगी आपको। ये कुछ इस तरीके का, हालांकि एक्सरे कोई रिलायबल फैक्टर नहीं है इसके लिए, ओस्टियोमलेसिया के लिए, मिनरल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है इसके लिए। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें ये फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे नहीं है, तो हम श्योर नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेटली नहीं कह सकते। एक दूसरी चीज़ और होती है इसमें, एक एस्टाबुलम में भी डिफॉर्मिटी आती है यहाँ पे, तो इसमें क्या डीपनिंग होती है उसमें, जो एसिटाबुलम में है, ये अंदर, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आती है। एस्टाबुलम में डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। विटामिन डी डोज, तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट IU वीकली डोज, ये जो डोज है महीने भर तक चलेगी। एक्चुअली ये डोज है ओस्टियोमलेसिया के केस में दी जाती है, जबकि नॉर्मल जो पर्सन है उसमें विटामिन डी की डोज जो देते हैं वो तकरीबन 400 से 800 IU तक सफिशिएंट होती है। और इसके अलावा जो माल एब्जॉर्प्शन के केस है उसमें डायरेक्ट आपको इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ेगा, कैल्सिट्रॉल सप्लीमेंट फॉर CKD। इसके अलावा एक्सरसाइज में वही सेम, खास तौर से वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है, और विशेष तौर से सनलाइट एक्सपोजर पर डे 15 मिनट के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इवन विटामिन डी की एक्सटर्नल डोज से भी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में आप बेटर जानते ही हैं, बाकी ज़्यादा जो भी डिटेल्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे आयुर्वेद एक्सपेक्ट में और ट्रीटमेंट की। थैंक यू।